नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित के पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस अध्याय में हम पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न CGPSC, व्यापम, SSC और रेलवे की परीक्षाओं के अनुरूप होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है कि अंक क्या होता है। ठीक है, तो अंक की डेफिनेशन यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, किसी संख्या की न्यूनतम अथवा सूक्ष्मतम इकाई को अंक कहा जाता है। किसी संख्या की न्यूनतम अथवा सूक्ष्मतम इकाई को अंक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 0 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? अंक है। क्यों अंक है? अकेला है, एक है ना, तो ये क्या है? अंक। अंक मतलब एक। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है? अंक है। ठीक है, इसी के बगल में जस्ट देखिए मैंने कट का निशान लगाया है इसमें जानबूझ के, ताकि आप आसानी से इसको पहचान सकें। इसके बगल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 है ना, 10 लिखा हुआ है। इसके बगल में कट का निशान लगा है। क्यों कट का निशान लगा है? क्योंकि ये अंक नहीं है, ये संख्या है ना, क्योंकि दो अंकों का समूह है। इसी प्रकार से देखिए 112, तो 112 अंक है क्या? नहीं, 112 अंक नहीं होती। 112 क्या होती है? संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अंकों का समूह होता है। उसी प्रकार से देखिए 114, 114 अंक है क्या? नहीं, 114 क्या है? संख्या है, क्योंकि ये क्या है? अंकों का समूह है। ठीक इसी प्रकार से देखिए 225 अंक है क्या? नहीं, 225 अंक नहीं है। 225 क्या है? एक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज अभी समझा कि अंक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब एक है तो अंक होगा, और एक से अधिक अंकों का समूह है तो क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे अब पूछता हूँ, चलिए आप लोग बताइए कि 135 क्या है? 135 क्या है? संख्या है कि अंक है? तो 135 क्या होगी? संख्या होगी, है ना। 135 क्या होगी? संख्या होगी। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 क्या है, सपोज मैं बोलता हूँ आपसे कि 5 क्या है, तो 5 क्या होगा? 5 अंक होगा, है ना, क्योंकि अकेला है। लेकिन यदि मैं इसके आगे एक जोड़ दूँ तो अब क्या हो जाएगा? ये 51, 51 क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अंक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, और अंक के साथ ही साथ हमको किसका कंसेप्ट क्लियर हो गया? संख्या का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, है ना। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 क्या है? 10 संख्या है, तो बिल्कुल है 10 संख्या, क्योंकि अंकों का समूह है। 12 संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि अंकों का समूह है। 125 संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि अंकों का समूह है। 625 संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि अंकों का समूह है। तो कौन कौन से अंक हैं इसमें 625 में? तो 625 में 3 अंक हैं। कौन कौन से? तो 6, 2 और 5, है ना, 625। इसी प्रकार से यदि मैं पूछूं कि ये शून्य क्या है, तो शून्य संख्या है क्या? तो शून्य संख्या नहीं है, ये अंक है। 1 क्या है? संख्या है क्या? नहीं, अंक है। 2 क्या है? संख्या है क्या? नहीं, अंक है। क्यों है ये सब अंक? ये सब अंक, ये जितना दिया हुआ है ये सब अंक इसलिए है क्योंकि ये एक है। ये जितना दिया हुआ है ये सब संख्या क्यों है? क्योंकि ये अंकों का समूह है। ठीक, तो अंक समझ में आया, संख्या समझ में आई। आगे बढ़ें, चलो देखते हैं आगे, है ना। अगला प्रश्न है, अगला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या का अर्थ होता है शून्य सहित समस्त धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित, शून्य सहित मतलब इसमें कौन आएगा?
इसमें शून्य भी आएगा, है ना। तो शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए शून्य क्या है? तो शून्य पूर्ण संख्या है, बिल्कुल शून्य पूर्ण संख्या है क्योंकि शून्य भी आता है इसमें। ठीक है, एक क्या है? पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। दो पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। तीन पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक होती हैं। इसी प्रकार से 625 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। -1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं बोलूं कि -25 जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल है। -452 लिखा हुआ है यहाँ, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यदि मैं बोल दूं, चलिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ठीक है, कि 1.25 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण कहाँ है? दशमलव है यहाँ बीच में, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एक और पूछता हूँ मैं आपसे, चलिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 6.25 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दशमलव है। ठीक है, एक और देखें, तो चलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि -1.250 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? दशमलव आ गया है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा पूर्ण संख्या को। फिर देखते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तो धन पूर्णांक ऐसी संख्याओं को कहा जाता है, शून्य को छोड़कर समस्त धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ शून्य को छोड़कर समस्त धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो है वो धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, धनात्मक संख्या है और शून्य नहीं है। 252 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 6521 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, 354.25 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 712 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बोल दूँ आपको कि शून्य धन पूर्णांक है क्या? तो शून्य धन पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो धनात्मक चिन्ह है ही नहीं। शून्य तो न्यूट्रल होता है, शून्य में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, इसलिए ये ना तो धन पूर्णांक के अंतर्गत आता है और ना ही ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए मैं एक दो और पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे बताइए कि यहाँ पर 451 ये धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? धनात्मक है। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपसे यहाँ पर कि -125 ये धन पूर्णांक है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो धन पूर्णांक हो ही नहीं सकता, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि 1.45 ये धन पूर्णांक है क्या? नहीं है। धनात्मक तो है, धनात्मक तो है, प्लस साइन है, धनात्मक तो है, लेकिन ये कोई पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया, इसलिए धन पूर्णांक नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि धन पूर्णांक क्या होता है और ऋण पूर्णांक क्या होता है ना। वीडियो के नीचे में मैं इसको PDF दे दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
धन पूर्णांक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऋण पूर्णांक क्या होता है। तो ऋण पूर्णांक के बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, शून्य को छोड़कर समस्त ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। फिर से बोल देता हूँ एक बार मैं, शून्य को छोड़कर समस्त ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, देखते हैं उदाहरण के लिए। तो चलिए पहले अपन देखते हैं, क्या शून्य ऋण पूर्णांक है क्या? नहीं होगा। क्यों? अभी अभी मैंने बताया था शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो ये ऋण पूर्णांक भी नहीं है और धन पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, -1 ऋण पूर्णांक है क्या? तो बिल्कुल -1 ऋण पूर्णांक है, क्योंकि ऋणात्मक भी है और पूर्णांक भी है। ठीक, -252 ऋण पूर्णांक है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि ऋणात्मक भी है और पूर्णांक भी है ना। पूर्णांक मतलब जिसमें दशमलव नहीं आता। अब यहाँ पर देखते हैं, -4512 ऋण पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। क्यों? ऋणात्मक भी है और पूर्णांक भी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 125 ऋण पूर्णांक है क्या? तो पूर्णांक तो है लेकिन ये ऋणात्मक नहीं है। देखिए, कुछ चिन्ह नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ धन होता है, मतलब ये कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 6251 ये ऋण पूर्णांक है क्या? तो पूर्णांक तो है लेकिन ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, इसलिए ये भी ऋण पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, और मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सपोज मैं लिखता हूँ -455, ये ऋण पूर्णांक है क्या? बिल्कुल ऋण पूर्णांक है, ऋणात्मक भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ -12.25, ये ऋण पूर्णांक है क्या? तो ऋणात्मक तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये ऋण पूर्णांक नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न को। उसके बाद है सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे, है ना। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए और भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सम संख्याएं बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखें, चलो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 क्या है? 2 सम संख्या है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर जो 2 है, उस 2 में मैंने 2 से भाग लगाया, तो 2 एक कम एक बार में 2 आया, 2 एक कम 2, शेषफल कितना बचा? 0, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा। और जब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह संख्या दी गई 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो गई। भाई शेषफल कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब दी गई संख्या, है ना, दिए गए नंबर से पूरी तरीके से विभाजित हो गई। तो मतलब 2 क्या है? सम संख्या है। अब यहाँ पर देखो दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या है 4। 4 को काटो 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा? 0 बचा। तो ये सम संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल सम संख्या है। तो 4 सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरी तरीके से ये विभाजित हो रही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम। ये है 222। तो ये जो 222 है, ये सम संख्या है कि नहीं है? तो 222 को 2 से काटो, तो 2 एक कम 2, एक बार में देखो, एक बार में एक ही संख्या कटेगी ना यहाँ पर, है ना। तो ऐसे 2 11 22 भी काट सकते हो आप, ठीक है, लेकिन एक एक काटो क्योंकि अपने को सीखना है अभी, है ना। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, लास्ट में कितना बचा? शेषफल 0। इसका मतलब है कि ये जो 222 है, ये 222 2 से पूरी तरीके से क्या हो गया? विभाजित हो गया, अर्थात डिवाइड हो गया।
मतलब ये क्या है, 222 सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 2 से पूरी तरीके से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक, एक और है, उसको भी देख लेते हैं ताकि कुछ डाउट मत रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अगली संख्या है कितना, 120। अब जो 120 है वो 120 सम संख्या है कि नहीं, तो 120 को 2 से काटो। याद रखो, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वह सम संख्या होती है। ठीक है, और अगर पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी 2 से, तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। खैर, विषम संख्या का कंसेप्ट हम आगे समझेंगे, है ना। तो 2 से काटो इसको, है ना। तो 2 से हम काट रहे हैं, किसको काट रहे हैं, 2 से हम 2 से काट रहे हैं किसको, 120 को। ठीक है, तो 2 से काटो, तो 2 छक्के 12, है ना। तो ये कट गया यहाँ पर। अब कितना उतारे, 0, तो 2 शून्यम 0 कट गया। शेषफल कुछ भी बचा क्या, कुछ नहीं बचा, है ना। अर्थात जो 120 है वो 120 2 से पूरी तरीके से क्या है, विभाजित हो रहा है। अर्थात ये क्या है, तो सम संख्या है। 120 कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से विषम संख्या का कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो विषम संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न जाए, है ना। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न जाए, तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए का मतलब जिसमें 2 से भाग जाने के बाद शेषफल 0 ना बचे, तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखो, उदाहरण लिख दिया है 3, 5, 7, 9, है ना, 11, 13, 215। ये हल करके देख लेते हैं 1, 2 को हम। ठीक है, ताकि डाउट ना रहे। अब देखो 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से। तो 3 को मैं 2 से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, 2 1 कम 2, शेषफल कितना बच गया, 0। मतलब पूर्ण रूप से ये विभाजित नहीं है, दशमलव आ जाएगा अब तो यदि मैं करूँगा तो ये क्या है, ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है यहाँ पर कि 5 जो है, तो 5 कैसी संख्या है। ठीक है, तो 5 कैसी संख्या है, तो 5 को काटो, तो 2 दूना 4, है ना। तो कितना बच गया, शेषफल 1। मतलब ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, मतलब ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर अब आगे भी देखते हैं हम। 2 से काटो 11 को, 11 है कि नहीं पता चलेगा, तो 2 पंचे 10, मतलब कितने बच गए, शेषफल 1। 0 आया क्या, 0 नहीं आया, मतलब ये विषम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से 215 को काटो, तो 2 1 कम 2, है ना। इसी प्रकार से इसको आप काट लो, तो अंततः इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका 0 नहीं बचने वाला, है ना। खुद काट के देखो इसको, आप लोग खुद काटिए, खुद काट के देखो, है ना, खुद से करके देखो। एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बाकी आप खुद से करके देखो। तो इसमें भी 0 नहीं बचेगा, अर्थात ये भी विषम संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल 0 आए, तो वो सम संख्या है। और ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, अर्थात शेषफल 0 ना आए, तो वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के लिए एक और जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि सपोज 17 कैसी संख्या है, तो 17 को 2 से भाग लगाओ, तो 2 1 कम 2 कट गया, 2 अट्ठे 16, है ना। लेकिन कितना बच गया, 1, मतलब पूरा पूरा कटा क्या, नहीं कटा, मतलब 17 कैसी संख्या है, 17 विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और संख्या ले लेते हैं हम, एक और देखते हैं। तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 40, तो 40 कैसी संख्या है, तो 40 को 2 से काट लो आप। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 शून्य 0,
तो 40 तो 2 से कट गया, कितने बार में कटा 20, और शेषफल कितना बच गया 0, मतलब ये 40 कैसी संख्या है, तो 40 विषम संख्या है। ठीक, कंसेप्ट क्लियर। चलो भाज्य संख्या देखते हैं अब हम। तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से करके देखना पड़ेगा इसको भी हमको। तो जैसे जो 2 है यहाँ पर, है ना, आप इसको देखिए, तो जैसे 2 है, तो 2 किससे किससे कट रहा है, तो देखो दुनिया में कोई भी संख्या होगी, है ना, वो 1 से तो कटेगी ही कटेगी। दुनिया में कोई भी संख्या होगी तो वो संख्या स्वयं से भी कटेगी ही कटेगी, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएं, वो भाज्य संख्या होती है। ठीक, जैसे 2, तो 2 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो 2 1 से कट रहा है, ठीक, वो तो कटेगा ही कटेगा। 2 2 से कट रहा है, ठीक है, वो भी कटेगा ही कटेगा। लेकिन क्या 2 किसी अन्य संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 भाज्य संख्या होगी, है ना, 2 भाज्य संख्या होगी। अब फिर देखते हैं इसी प्रकार से 3 को देखो, तो 3 क्या हो रहा है, मैंने बोला ना 2 भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, है ना। देखो भ्रमित हो गए ना, 2 भाज्य संख्या होगी क्या, तो 2 भाज्य संख्या नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या है कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, लेकिन 2 तो किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं रहा, तो 2 भाज्य संख्या है क्या, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब 3 को देखते हैं, 3 भाज्य संख्या है क्या, तो 3 भी 1 से कटा, 3 से कटा, वो तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन किसी अन्य संख्या से कट रहा है क्या, तो 3 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा पूर्णतः, इसलिए 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 की बात करें अपन, तो 4 1 से कटा, 4 2 से कटा, 4 4 से कटा, तो 4 जो है वो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब इसी प्रकार से देखो 5 की बात करो आप, तो 5 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 5 1 से कटा, स्वयं से कटा, किसी और संख्या से कटा क्या, नहीं कटा, मतलब 5 भाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब 6 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 6 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा, मतलब 6 जो है ना, 6 जो है वो 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और इसके अलावा 2 अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। इसका मतलब 6 क्या होगा, तो 6 भाज्य संख्या होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई आप बताओ 8 जो है वो भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या नहीं है। तो 8 किससे किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 8 8 से भी कटेगा ही, इसके अलावा क्या होगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, मतलब 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य 2 संख्याओं से भी कट रहा है, तो 8 भाज्य संख्या होगा। ठीक, तो भाज्य संख्या का कंसेप्ट समझ में आया। ये पीडीएफ मैं नीचे दे दूंगा, है ना, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, और ज़्यादा बेहतर ये होगा आप अपने शब्दों में लिख लेना एक बार, तो बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक है, अब भाज्य के बाद हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भाज्य की जस्ट उल्टी होती है। तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो कैसी संख्या होती है, अभाज्य। जैसे 2 की हम बात कर लें, ठीक है, तो 2 1 से विभाजित हुआ, 2 से विभाजित हुआ, किसी अन्य संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा।
3 1 से कटा, स्वयं से कटा, किसी अन्य संख्या से कटा क्या? नहीं कटा, मतलब 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। 4 1 से कटा, 4 से कटा, 1 और स्वयं से कटा ही कटा, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, है ना? कैसे? तो 2 से कटेगा ही 4 तो, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो 4 किससे किससे कटा? तो 4 किससे किससे कटेगा? 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 4 से कटेगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा अन्य एक संख्या से भी कट रहा है। तो ये कैसा होगा? भाज्य, मतलब ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 5 कैसी संख्या होगी? तो 5 1 और स्वयं से कटी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मतलब 5 कैसी है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद 17, तो 17 क्या हुआ? 1 से कटा, स्वयं से कटा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटा क्या? नहीं कटा, मतलब 17 कैसी संख्या है? तो 17 भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी संख्या से कट जाती हैं वो भाज्य होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्लियर? चलो एक और उदाहरण देख लें क्या यहाँ पर? चलो मैं बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने लिखा कि 15 भाज्य है क्या अभाज्य? बताओ। चलो देखो बताऊँ मैं। 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो कटेगा ही कटेगा 1 और स्वयं से। इसके अलावा किस संख्या से कट रहा है? तो 15 किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 पंचे 15, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 तिया 15, 3 पंचे 15 और 5 तिया 15, है ना, कट रहा है। मतलब ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है, ठीक है। जानबूझ के मैं बीच बीच में गलत बोल के आपको भ्रमित करूंगा, है ना, लेकिन आप कॉपी पेन ले करके बैठो और हल करो, है ना, ताकि आप भ्रमित ना हो। गणित में यही किया जाता है, क्वेश्चन पेपर में आपको भ्रमित किया जाता है, घुमाया जाता है ना। मैं भी वो करूंगा ताकि आप, देखता हूँ आपका कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे बढ़िया से ताकि क्वेश्चन पेपर में भ्रमित ना हो, है ना। आप यहाँ पर देखते हैं, चलिए एक और संख्या ले लेता हूँ मैं, जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ 21। तो 21 भाज्य है कि अभाज्य है? तो 21 1 से तो कटेगा ही, स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा किससे कटेगा? 2 से कटेगा क्या? 2 से नहीं कटेगा, 3 से, बिल्कुल, 3 सत्ते 21। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, हाँ, 7 या 21, ठीक है। अभी हमको ये 2 तो यहीं पर मिल गया, इसका मतलब ये संख्या एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। इसका अर्थ होता है कि जो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो 21 है वो 21 कैसी संख्या है? तो 21 भाज्य संख्या होगी, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं देखी, ठीक है। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है परिमेय संख्या का। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने आज आपको भाज्य अभाज्य संख्याओं तक बताया। अगले वीडियो में मैं आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, है ना, और भी संख्याओं के बारे में बताऊंगा, और लगातार मैं वीडियोस को लाता रहूंगा और आपको गणित के पूरे कंसेप्ट को हल कराता रहूंगा, है ना। पूरा हमारा जो सिलेबस होगा, हमारे जो वीडियोस होंगे वो CGPSC और व्यापम के सिलेबस के अनुसार, साथ ही साथ उसमें SSC और रेलवे के सिलेबस के अनुसार भी होंगे, जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो। साथ ही यदि आपको इसमें और कोई कंसेप्ट को पूछना है तो आप वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आलोक कुमार, चयन ट्यूटोरियल्स की ओर से धन्यवाद।